क्या कर रही है बेटी? माँ, मैं खेत में पहरा दे रही थी। अरे कैसा पहरा दे रही है तू? वहाँ देख, गाजर के खेत की तरफ वहाँ से खुचुर पुचुर की आवाजें आ रही हैं। शायद कोई हमारी गाजर चुरा रहा है। क्या कहा माँ? गाजर चुरा रहा है? ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जो मेरी आंखों के सामने से चोरी कर ले। मैं देखती हूँ माँ कि कौन चोर है। सोनम ने धीरे धीरे गाजर के खेत की तरफ को जाना शुरू किया। गाजर जहाँ बोई हुई थी वहाँ से घास हिल रही थी। अरे नहीं, यहाँ पर तो कितनी हलचल है। पता नहीं इस घास के अंदर क्या होगा। कहीं कोई सांप तो नहीं है? मुझे डर लग रहा है। देखना तो पड़ेगा। बाबा की तो आंख लगी हुई है। मैं आ रही हूँ। हाँ, जो कोई भी है अच्छा होगा कि वो भाग जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनम ने ऐसे बोलकर एक डंडी को उठा लिया और वो गाजर के खेत में चली गई। डरते डरते सोनम ने हलचल वाली जगह की घास को हटाया और घास को हटाते ही उसका सामना एक खरगोश से हुआ। ये क्या? अच्छा, तो असली चोर ये खरगोश है। खरगोश जी, मेरे बाबा की सब्जी नहीं चुराओ। चलो भागो यहाँ से। ये सब्जी मेरे बाबा ने अपना खून पसीना एक करके उगाई है। इसको तुम ऐसे नहीं खा सकते हो। सोनम ऐसे बोलकर खरगोश के पीछे पीछे एक डंडी लेकर भागने लगी। खरगोश आगे था लेकिन सोनम ने एक भी बार उसे डंडी से नहीं मारा। उसके खेतों के पास ही जंगल था। सोनम खरगोश को जंगल में भगा लाई और फिर रुककर बोली, खरगोश जी, वो मेरे बाबा का खेत है। उसको आप ऐसे चोरी करके खराब नहीं करो। हम लोग अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, इसीलिए हम पर दया करो। हम वहीं उसी खेत में रहते हैं, उसी के अंदर सोते हैं, इसीलिए आप वहाँ से चोरी मत करो। ये लो, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था लेकिन मैंने आपको दे दिया। इसको ले जाओ और अब आइंदा चोरी नहीं करना। सोनम की बात पर खरगोश उसको देख रहा था और उससे गाजर लेकर खरगोश ऐसे चला गया जैसे कि मानो वो उसकी बात को समझ रहा हो। खरगोश को भगाकर सोनम भी अपने खेत और घर की तरफ को ही आने लगी। लेकिन वहां बस सोनम और खरगोश नहीं थे, वहां पर कोई और भी था जिसने भी सोनम की सारी बात को सुना था। ये लड़की कौन थी और ऐसे खरगोश से बात क्यों कर रही थी? बड़ी अजीब थी। खैर, मुझे क्या, मुझे तो आज अच्छे से तलवार को चलाना सीखना है। ऐसे बोलकर युवराज ने भी तलवार चलाना शुरू कर दिया। सोनम एक गरीब परिवार की खेती में रहने वाली लड़की थी। सोनम के परिवार में बस उसकी माँ और बाप ही थे और वो अपने छोटे से खेत में मिट्टी की कुटिया बनाकर रहते थे। सोनम की तरह ही 2-4 परिवार और वहां रहा करते थे और उनके खेतों के पास ही एक जंगल था। सोनम सभी घरों की लाडली और चहीती लड़की थी। ऐसे ही युवराज खेतों के पास बने एक पुराने रजवाड़ों के परिवार का लड़का था जो जंगल में तलवारबाजी सीखने के लिए आता था। आज युवराज की पहली बार सोनम से मुलाकात हुई थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन सोनम अपने परिवार के साथ खेत में बैठकर खाना खा रही थी। अभी सोनम ने बस खाना शुरू ही किया था कि तभी उसे कुछ याद आया। अरे नहीं माँ, भगवान जी, क्या हो गया भगवान जी को? माँ, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैंने अभी भगवान जी को भोग नहीं लगाया? आपको तो पता है ना कि मैं भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाती हूँ माँ। अब तो खा लेना, वैसे भी आज खाना कम ही बना और भगवान जी तो जानते हैं ना कि हम गरीब लोग हैं। अगर एक टाइम तो उन्हें भोग नहीं लगाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं माँ, अगर मुझे याद ना होता तो बात अलग थी, लेकिन अब मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। एक काम करो माँ, आप ना मेरी प्लेट में से थोड़ा सा खाना निकाल दो जो मैं खा लूं और बाकी का मैं भगवान जी को भोग स्वरूप लगा आऊंगी। सोनम की बात को सुनकर माधुरी ने उसकी और अपनी सभी के प्लेट्स में से खाना कम किया और सोनम को भगवान जी को भोग लगाने के लिए उसने उसे प्लेट बनाकर दे दी। माँ, मैं बस अभी आई। जा जल्दी से लगा, वैसे भी अब सूरज ढलने वाला है तो अब से ध्यान रखना कि भोग वोग सवेरे ही लगा कर आना। क्या है ना कि शाम को जंगली जानवर जंगल में किनारे पर ही आ जाते हैं। जी बाबा, मैं समझ गई। सोनम ऐसे बोलकर अपने खेत से जंगल में भगवान जी को भोग लगाने को आ गई। सोनम ने जंगल के किनारे पर उगे हुए पीपल के पेड़ पर भगवान की तस्वीर लगाकर उसे मंदिर बनाया हुआ था। वो हर रोज भगवान जी को खुद के खाए बिना ही भोग लगाती थी। ऐसी आज के दिन भी सोनम के घर में खाना कम था, फिर भी वो किसी तरह भगवान को भोग लगाने को खाना लेकर चल दी। और सोनम भगवान जी को भोग लगाने को जा रही है? हाँ काकी, खुद के घर में भी मुश्किल से खाना बनता है, लेकिन भगवान जी को खाना जरूर खिलाना है तुझे। अच्छी बात है। जी हाँ, भगवान को भोग लगाए बिना खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता काकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम हो रही है। सोनम सुधा से बोलते हुए आगे को बढ़ गई, जिसके बाद फिर वो जंगल के किनारे पहुंची और भगवान जी, लो मैं आ गई। आपने मेरा इंतजार किया होगा ना आने के लिए। ये लो, माँ ने मेरे लिए आज दाल चावल बनाए हैं और यही दाल चावल मैं आपके लिए भी लाई हूँ। ये लो, अच्छे से खा लेना। पता है भगवान जी, आज का खाना आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये भी मैंने और मेरे बाबा ने, माँ ने अपनी प्लेटों से निकाल कर दिया है।
माँ बहुत अच्छे दाल चावल बनाती है, हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी खाओ। अच्छा भगवान जी, अब बहुत ज्यादा देर हो रही है, मैं चलती हूँ, आप खाना खा लेना। सोनम ऐसे बोलते हुए चली गई, लेकिन आज भी उसकी सारी बातें युवराज ने सुन ली थी। अरे ये कौन लड़की है जो इस तरह से सभी से बातें करती है? कुछ भी कहो, लेकिन उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो मेरी तलवारबाजी पर ध्यान देना चाहिए। युवराज धीरे धीरे सोनम की तरफ को आकर्षित हो रहा था, जिसके बारे में उसे खुद को ही पता नहीं था। ऐसे दिन गुजरने लगे और एक दिन गुजरते दिन के साथ युवराज को सोनम अच्छी लगती जा रही थी। ऐसे ही आज के दिन। युव, जरा यहाँ आना। हाँ माँ बोलो। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, मुझे तलवारबाजी तैयारी करनी है, इसलिए जंगल जा रहा हूँ। रुक जाओ, आज के दिन ये सब मत करो, मेरी बात को सुनो। क्या बात है माँ, आप बताइए। हमने आसपास के सभी इलाकों से राजकुमारियों और अमीर लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई हैं। एक नजर उनको देख लो और बता दो कि तुम्हें कौन सही लग रही है। बस फिर मैं वहीं से तुम्हारी शादी की बात चला दूंगी। क्या कहा माँ, शादी? हाँ बेटा, और इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? अब तुम्हारी उम्र है कि तुम शादी करो और हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। हाँ माँ, लेकिन अगर मेरी अभी मंशा ना हो शादी की, तभी मुझे शादी करनी पड़ेगी क्या? क्या मंशा है बेटा? थोड़ा सोच लो, खुद को तैयार कर लो। मैं मना नहीं करती, लेकिन हाँ, अब ये फैसला करने का वक्त आ गया है। ठीक है माँ, अभी क्या मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल। युवराज गोमती का शादी की बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो परेशान है। युवराज अपने घोड़े पर आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे जंगल के पास खेतों में सोनम दिखाई दी, जो बच्चों के साथ खेत में झूला डालकर खेल रही थी। युवराज रुककर उसको देखने लगा। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन जंगल में आई थी, ये यहाँ क्या कर रही है? मीनू, मीनू झूली है कि नहीं? नहीं दीदी, मेरी जगह भी ये नटखट रोहित ही झूले पर बैठ गया था। रोहित ऐसे करते हैं क्या? ये झूला मैंने सभी को बारी बारी से झुलाने को डाला है, अब तू हट और अब मीनू झूलेगी। हाँ दीदी, अब इसको हटाओ। सोनम ऐसे ही मीनू को झूले पर बिठाने के लिए रोहित को झूले से हटाने लगी, लेकिन रोहित नहीं मान रहा था। अभी सोनम उसे हटा ही रही थी कि तभी झूला ही टूट गया और रोहित झूले से गिर पड़ा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? रोहित कहीं लगी तो नहीं ना? मुझे लग गई माँ। अरे नहीं, अब मैं इसको कैसे संभालूं? अरे नहीं रोहित बेटा, देखो देखो, यहाँ तो चींटियां मर गई। देखो, तुम्हारे गिर जाने से चींटी मर गई है, ये रही। कहाँ मर गई है चींटी? रोहित अपने दर्द को भूलकर मरी हुई चींटी को देखने लगा और इसी तरह से उसका रोना बंद हो गया। युवराज भी सोनम की समझदारी और बच्चों के संभालने के तरीके को देख रहा था और उससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। और अब समझ आया मुझे कि मैं शादी को तैयार क्यों नहीं था। मुझे किसी भी ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। मुझे ये लड़की पसंद है, इसको ही मैं अपने महल में अपनी शहजादी बनाकर लेकर जाऊंगा। युवराज ने सोच लिया था कि वो सोनम से ही शादी करेगा। ऐसे ही सोनम को देखता हुआ वो आगे को बढ़ गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी सोनम को भगवान जी को भोग लगाने को शाम में देर हो गई थी। अब भी गलत। पता नहीं मैं तलवारबाजी क्यों ठीक से नहीं सीख पा रहा हूं। मैं क्या ही करूं बस। भगवान जी, मैं आ गई। आज तो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ डर लग रहा है। रात हो गई है ना? ये आवाज तो अच्छा, तो ये आई है यहाँ अपने भगवान जी को खाना खिलाने। यहाँ तो अंदर को काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है, मुझे चले जाना चाहिए। भगवान जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कोई नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। अब मैं चलती हूँ। हाँ, अरे नहीं, ये झाड़ी क्यों हिल रही है? सोनम अभी खड़ी हुई थी कि तभी आसपास की झाड़ियों में हलचल होने लगी। सोनम ने जैसे ही देखा तो वहां एक भेड़िया था जो उसकी ही तरफ को आने लगा। अरे नहीं, एक भेड़िया, बचाओ! नहीं नहीं भेड़िए, मुझे कुछ मत करना। भगवान जी, मेरी मदद करो, मदद करो। सोनम बेचारी ऐसे ही घबराने लगी। भेड़िया उसकी तरफ को ही आ रहा था। सोनम डर गई थी। भेड़िया ने उसके ऊपर छलांग लगाई, जिससे उसकी जोरों से चीख निकली। सोनम, मेरी बच्ची सोनम। माधुरी, संभालो खुद को। केशव जी, मेरी बच्ची सोनम पहाड़ों में गई हुई है, उसको मेरे पास ले आओ। माधुरी दीदी, सोनम कहाँ है? सोनम कहाँ है? वो मंदिर गई थी भगवान को भोग लगाने। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन मानी ही नहीं। अरे क्यों भेज दिया उसको मंदिर ऐसी रात में? सुना है कि यहाँ मोहल्ले में एक भेड़िया आ गया है। भगवान ना करे अगर सोनम।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बच्ची सुरक्षित होगी, हम जानते हैं। अभी तो मैं जंगल में नहीं जा सकता हूँ। क्या करूं मैं भगवान। सोनम, तू कहाँ है? मुझे कुछ मत करना। क्या मैं ठीक हूँ? भाग जा यहाँ से भेड़िए। युवराज ने भेड़िए से लड़ाई की, जिसके बाद भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। सोनम युवराज को तलवार से लड़ते हुए देख रही थी। मुझसे लड़ने को आया था। मैं युवराज हूँ, युवराज यहाँ का राजकुमार, समझा भेड़िए? तुम ठीक हो? देखो, अब खतरा टल चुका है, तो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी वजह से ही उस भेड़िए को तलवार नहीं मारी, बस अपना बचाव किया। अब तुम घर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। बोलो, क्योंकि रात भी हो गई है और पता नहीं कि रास्ते में और क्या जानवर मिल जाए तो। ठीक है। सोनम काफी ज्यादा घबराई हुई थी, जिसकी वजह से वो युवराज के साथ घर को जाने को राजी हो गई। युवराज सोनम के साथ उसकी खेत में ही बनी कुटिया तक आया, जहां सभी आसपास के लोग भी उसकी कुटिया पर ही थे और माधुरी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मेरी बच्ची। माँ, माँ। सोनम की आवाज। सोनम बेटा, तू कहाँ चली गई थी? माँ। हे भगवान, तेरा शुक्र है कि हमारी सोनम घर आ गई। सोनम, तूने तो हम सभी को रुला दिया था। ऐसे जंगल में रात को अकेली लड़की का जाना सुरक्षित नहीं है। वहाँ जानवर होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आज जंगल में ना होता तो आज कुछ अनहोनी हो सकती थी। युवराज, आप तो राजकुमार युवराज हो ना, जो उस बड़े महल में रहते हैं। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ, आप अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा। युवराज ऐसे बोलकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया और सोनम को उसकी माँ घर में ले गई। पता है माँ, भेड़िया तो मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो तो वहाँ राजकुमार आ गए और उन्होंने मेरी रक्षा की, नहीं तो आज मैं आपके सामने ना होती। देखा, अब तुझे पता चल गया जिद का नतीजा। अगर भोग लगाना हुआ करे बेटा तो वक्त से लगा आया कर, ये नहीं कि तू ऐसे रातों को जाए। अब से आज की घटना को सोचते हुए गांठ बांध लेना कि अब तू कभी भी रात को जंगल नहीं जाएगी। माधुरी की बात पर सोनम ने बस अपनी गर्दन को हिला दिया और पूरा परिवार सोने को लेट गया। सोनम तो कुछ ही देर के बाद सो गई थी, लेकिन युवराज को नींद नहीं आ रही थी। अरे वाह, आज तो मैंने तलवार चलाने में कमाल ही कर दिया, और चलाई भी इतनी अच्छी जगह। पता नहीं वो सो गई होगी या कि नहीं। कौन भैया, कौन सो गई होगी कि नहीं? कोई भी नहीं। और तू सोया नहीं अभी? अरे अब बात को छेड़ा है तो पूरी भी तो करो। किसकी चिंता लगी हुई है आपको मेरे भाई मेरे? किसी की नहीं। और छोटे बहन भाइयों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है, समझ आया? चल चुपचाप सो जा। सही है, नहीं बताओ, जब भाभी आएंगी तब तक हम खुद देख लेंगे। तो भी ना ज्यादा चालाक नहीं बन, समझा? चल सो। वैसे भी बाबा तेरी तीरंदाजी देखेंगे कल। युवराज ऐसे ही सारी रात बस सोनम के बारे में ही सोचता रहा। ऐसे अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन सभी महल में नाश्ता ही कर रहे थे कि तभी गोमती बोली। युवराज, आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है हमने जो तुम्हें राजकुमारी की तस्वीरें दिखाई थी। उम्मीद है कि अब तुम मुझे जवाब जरूर दोगे। जवाब? माँ, लेकिन मैंने तो आपसे मना किया था ना, फिर कैसा जवाब? अभी तक नहीं सोचा बेटा, अब तुम्हारी उम्र है शादी की, अब और ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है। अरे कोई तो अच्छी लगी होगी ना, ऐसी भी क्या बात है कि कोई अच्छी ही नहीं लगी है? बताओ युवराज। माँ बाबा, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको मेरी बात को सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ। लेकिन वो लड़की कोई महलों की राजकुमारी या किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है, बस एक मामूली सी किसान की लड़की है। अब बताइए कि क्या आप मेरी शादी उससे करवाएंगे? क्या कहा? एक मामूली से किसान की लड़की है? तुम एक राजकुमार होकर एक आम सी लड़की से शादी करोगे युवराज? हाँ माँ, अब लड़की आम हो या खास, इस घर में आकर तो वो इसी घर की हो जाएगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा, वो गरीब बाप की बेटी है, पता नहीं बेचारे खाना भी कैसे कैसे खाते हैं, लेकिन वो लड़की कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाती है। भले ही खुद वो आधे पेट खाना खाए, और साथ ही वो बहुत मेहनती भी है। आसपास के बच्चे और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो सभी बड़ों की बेटी है और सभी बच्चों की दोस्त। सच में वो एक कमाल की लड़की है। कुछ भी कहो, लेकिन
गरीब घर की लड़कियों की जैसी लड़कियां कहीं नहीं मिल सकती। हाँ बाबा, मैंने देखा है, वो जब जानवरों से बात करती है ना तो लगता है कि वो उसकी बात को समझ रहे हैं और मानो उसका जवाब दे रहे हैं। सच में माँ, वो लड़की सभी से अलग है। हाँ, लेकिन वो अलग सी लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। बस मैंने बोल दिया, हम सभी राजघराने के लोग हैं। अभी तक का इतिहास है कि इस घर में कोई बहू किसी आम से घर से नहीं आई है, और अब तू एक बेघर लड़की को मेरी बहू बनाना चाहता है। बस गोमती, चुप रहो। अगर वो लड़की अच्छी है तो फिर क्या परेशानी है तुम्हें उसे हमारे घर की बहू बनाने में? मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं लगती। आप इसका साथ दे रहे हैं? प्रताप जी, जरा सोच कर देखिए, एक आम सी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक आम सी लड़की में अगर ये गुण है कि वो एक राजकुमार को पसंद आई है, तो क्या दिक्कत है उसको इस महल की बहू बनाने में? बोलो गोमती। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप लोग उसी को मेरे घर की बहू बनाकर लाएंगे। आपने सोच लिया है तो अब पूछते क्यों हैं? लेकर आइए उसी को। गोमती ने ऐसे बोलकर अपनी नाराजगी को साबित कर दिया, लेकिन प्रताप और बाकी घर वाले जैसे देव, पुष्प और प्रताप को युवराज के फैसले से कोई दिक्कत नहीं थी। युवराज, एक बात तो सच्ची है, अगर शादी पसंद से ना हो तो वो हमेशा दुख, दर्द और पीड़ा ही देती है। इसलिए कभी भी शादी किसी के दबाव में आकर नहीं होनी चाहिए। वो लड़की कौन है? तू मुझे उसके घर ले चल, मैं खुद जाकर वहां तेरी शादी के लिए बात करूंगा। प्रताप की बात को सुनकर युवराज खुश हो गया, जिसके बाद वो दोनों घोड़े पर बैठकर सोनम के घर जाने को निकल गए। कुछ ही देर के बाद वो सोनम के घर भी पहुंच गए, जहां नमस्ते जी, मैं प्रताप। अरे राजा प्रताप जी, आप यहाँ मुझे गरीब के घर कैसे? हम आपसे यहाँ कुछ बात करने को आए हैं, अगर इजाजत हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे जी जी, जरूर आइए 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 आइए। यहाँ बैठिए राजा जी। अरे आप परेशान नहीं होइए। वो बात ये थी कि हमारे बेटे, हमारे महल के राजकुमार युवराज को आपकी बेटी पसंद आ गई है, वही वाली जिसकी रक्षा इसने जंगल में भेड़िए से भी की थी। आप वही राजकुमार हैं जिसने मेरी बच्ची को बचाया था। वो रात में आपकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है? माँ, बाबा, वो अरे ये तो वही है। ये यहाँ कैसे? नमस्ते अंकल जी, और आपको भी। नमस्ते बेटा, यही है क्या वो युवराज? जी बाबा। बेटा अंदर जाकर चाय बना। माधुरी की बात को सुनकर सोनम ने चाय बनाई, जो कि प्रताप और युवराज को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वाह, क्या बढ़िया चाय बनाई है। चाय ही इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। माँ का तो सोनम यूं ही दिल जीत लेगी। युवराज और प्रताप ने चाय पीने के बाद सोनम के परिवार से बात की। आप लड़की वाले हैं, आप बताइए कि क्या आप अपनी बेटी को हमारे महल की बहू बनाना पसंद करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी बेटी आखिर किस कलम से अपनी तकदीर लिखवा कर लाई थी, जो आज उसे आपके घर से रिश्ता मिला। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। मेरी बच्ची को आपने अपनी बहू बनाने के बारे में सोचा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आप पूछे नहीं, बस ले जाना। अरे वाह, आपकी रजामंदी मिल गई तो बस हम खुश हो गए। अब 1 हफ्ते के बाद हमारे घर से आपके घर को बारात आएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम कर लेना। घबराइए नहीं, लेकिन मुश्किल काम है। आप कहिए तो सही, अगर आप जान भी मांग लेंगे तो वो भी हाजिर होगी। अब बताएं। हाँ, वो एक काम यह है कि आपको खुद को अपनी बेटी देने को तैयार रखना है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद वो हमारे घर की हो जाएगी। अरे आपने तो हमें डरा ही दिया था। आप चिंता नहीं कीजिए, दर्द तो सारी उम्र होता ही रहेगा जब जब उसकी याद आएगी, लेकिन जब उसकी खुशी को देखेंगे तो खुद ब खुद सब्र भी आ जाएगा। केशव की बात को सुनकर प्रताप बस मुस्कुरा दिया, जिसके बाद केशव को प्रणाम करके प्रताप और युवराज दोनों ही सोनम के घर से लौट आए। तेज हवा की तरह सोनम के महल में रिश्ता लग जाने की बात सारे खेतों में रहने वाले परिवारों में फैल चुकी थी। सभी सोनम से प्यार करने वाले लोग उसकी कुटिया में आ गए और उसको छेड़ने लगे। क्या बात है सोनम, क्या जादू किया तूने? महल की रानी बनने वाली है तू। हाँ, खेतों में रहने वाली लड़की को लेने आ गया महलों का राजकुमार। माँ देखो ना, ये मुझे छेड़ रही है। अरे तू तो शिकायत कर रही है, हम तो बस खुश हो रहे थे। सोनम, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। सुधा, गंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है ना, तो ये इसी की खासियत है। नहीं तो ऐसे ही नहीं मिलते ऐसे घराने। ये राजकुमार को पसंद आई। दुनिया की हर कोने की लड़कियों में तो मेरी सोनम ही खास हुई ना। आज मैं बड़ी खुश हूँ।
सभी ऐसे ही खुशी मना रहे थे। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और आज के दिन सोनम की शादी थी। सोनम को लेने उसका राजकुमार उसकी कुटिया में ही आया और माधुरी और केशव ने औकात के मुताबिक अपनी बेटी को खाली हाथ ही विदा किया। सोनम राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठ गई थी। किसने सोचा था कि मेरी खेतों में रहने वाली बच्ची को एक राजकुमार ले जाएगा और उसे महलों की रानी बना देगा। सोनम बेटा, हमेशा खुश रहना, मेरी दुआएं हमेशा तेरे ही साथ है बेटा। जा, ध्यान से जा। सोनम ने आखिरी बार अपने परिवार से विदा ली, जिसके बाद वो घोड़े पर बैठकर अपने महल की तरफ को निकल गई। वाह, कितना बड़ा महल है। अरे वाह, फूलों की बरसात। तुम इस घर की बहू बनी हो, ऐसे ही तुम्हारा फीका सा स्वागत थोड़ी कर देंगे। देखो अभी तो क्या क्या होगा। युवराज घोड़े पर बिठाकर ही सोनम को घर के अंदर ला रहा था। जैसे जैसे वो अंदर आए, फूलों के साथ सभी ढोल ताशे भी बजने लगे और सोनम अपने महल के मुख्य द्वार पर आ गई, जहां उसका ससुर, देवर और नंद खड़े हुए थे। स्वागत है भाभी आपका हमारे महल के अंदर। आप आइए, इस कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ जाइए। पुष्प और देव, माँ कहाँ है? आई नहीं? भैया आप तो जानते हो माँ का गुस्सा, वो नहीं आ रही हैं। आप भाभी को ऐसे ही ले आओ। माँ भी ना। सोनम, मैं तुम्हें यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन तुम्हें माँ का दिल जीतना है, जो कि एक मुश्किल काम है। मैंने माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, तुम बस माँ को मेरे लिए जीत लेना। चिंता नहीं कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, तो बस अब माँ जी का गुस्सा उतर ही जाएगा। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उन्हें मनाने के लिए। सोनम की बात सुनकर युवराज बस मुस्कुरा दिया और सोनम महल के अंदर को आ गई। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन सोनम का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह में जल्दी से उठी और उसने सभी के लिए पहली रसोई के रूप में शाही नाश्ता बना दिया। अरे उठ गए आप सभी, देखो आज मैंने खीर और साथ में शाही टुकड़े, शाही पनीर और पूरियां बनाई हैं। आप लोग खाएंगे ना? अरे वाह भाभी, हमने तो महल में रहने के बावजूद कभी कितना शाही नाश्ता नहीं किया और आपने पहले ही दिन ही महल को महल बना दिया। चलो बाबा खाते हैं, माँ आप भी आ जाओ। सभी नाश्ता करने को बैठ गए। सोनम आओ, तुम भी बैठो। मैं खाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। अब तो घर में ही मंदिर भी है, मैं बस अभी आई। सोनम ने आज भी खुद खाने से पहले भगवान जी को मंदिर में भोग चढ़ाया और उनके सामने अपने परिवार की सलामती की दुआ की, जिसके बाद वो सभी को नाश्ता करवाने को टेबल पर आई और आप सभी खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। राजमहल में इस तरह से नहीं खाते हैं, यहाँ हमारे नौकर हैं खिलाने के लिए, तो तुम बैठ जाओ, समझ आया? जी माँ जी। गोमती के बोलने पर सोनम बैठ गई और उसने सभी के साथ ही खाना शुरू कर दिया। अभी सोनम खा ही रही थी कि तभी उससे गोमती बोली, तुमने पूरे घर का दिल जीत लिया सिवाय मेरे। अब अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि तुम क्या करोगी मेरा दिल जीतने के लिए, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी लड़की? माँ जी, मैं यही कहूंगी कि आपका गुस्सा जायज है। आपको इच्छा थी कि आपके घर कोई महलों की राजकुमारी ही आए, लेकिन नहीं आ पाई, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, बल्कि खुद को इस काबिल बनाऊंगी कि आपको किसी राजकुमारी के अंदर वो गुण दिखाई ना दे जो मेरे अंदर आपको दिखे। अच्छा ये बात है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे कभी खुश होऊंगी ही नहीं, तो फिर तुम क्या करोगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी माँ जी कि आप मुझसे खुश हो ही ना। मैं अपनी कोशिश से या किसी भी चीज से आपका दिल तो जीत कर रहूंगी, क्योंकि जब तक मैं आपका दिल ना जीत जाऊं, मैं खुद को इस घर का हिस्सा नहीं मानूंगी। सोनम की बात को सुनकर गोमती एकदम से उससे खुश हो गई। सोनम ने बिना घबराई किसी बहादुर राजकुमारी की तरह ही गोमती को इज्जत के साथ समझ वाला जवाब दिया था। बस गोमती को सोनम की यह बात ही अच्छी लग गई, जिसके बाद गोमती उससे बोली, सोनम तुम्हारे जवाबों ने सच में आज मेरा दिल जीत लिया है। सच में मैं बता नहीं सकती कि आज पहली बार किसी लड़की के जवाबों से मैं कितनी खुश हुई हूँ। मान गई कि मेरे बेटे ने आखिर तुम्हें क्यों चुना इस घर की बहू और अपनी पत्नी बनाने को। ठीक है, आज से ही मैं भी तुम्हें अपने घर की बहू मानती हूँ। सोनम, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा आज का शगुन। गोमती ने सोनम को शगुन दिया, जिसको पाकर सोनम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अब सोनम को राजघराने के सदस्यों ने अपना लिया था और वो खेतों से निकलकर महलों की रानी बन चुकी थी। जब गोमती ने भी सोनम को अपना लिया तो युवराज ने खेतों में रहने वाले लोगों के लिए एक घर बनवाया, जिसमें सोनम के माँ बाप और वहां रहने वाले बाकी के परिवार भी अच्छे से रहने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसीलिए तो कहते हैं कि हालातों से कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है।